So before we go ahead to the next topic, a very quick recap of what we have learned in the last session. तो इफ़ यू रिमेंबर हमने कल ओहम्स लॉ देखा था. अभी आज का टॉपिक ओहम्स लॉ से कनेक्टेड ही है, इसलिए पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ओहम्स लॉ. So the relationship between the current passing through a conductor and the potential difference applied across its end is given by Ohm's law. और अगर आपको याद होगा, याद है, the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor. मतलब V is proportional to I. तो V equals to क्या आ गया था, IR. R is constant of proportionality known as resistance. Very good. अब उतना तुमको पता है, तो now we can see what is the physical origin of Ohm's law. मतलब ये V is proportional to I, ये आया कहाँ से? That is what we want to study under this topic, physical origin of Ohm's law. तो Ohm's law कहाँ से आया? V proportional to I ऐसा ही क्यों आता है? तो वो अभी हमको समझना है. तो वो समझने के लिए सबसे पहले as you should know, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे इस चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स. तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं. कंडक्टर्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल एटम्स होते हैं. तो यू हैव मेटल एटम्स हियर विच आर ज्योमेट्रिकली, मतलब दे हैव अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट. और अगर आपको याद होगा, ये जो मेटल एटम्स है, ये मेटल एटम्स से इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं फ्री. सो यू हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो एटम्स थे वो बन गए पॉजिटिव आयॉन्स. तो ये तो अभी तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहा है. जब चैप्टर का नाम ही था इलेक्ट्रिक करंट टू कंडक्टर्स, मतलब कंडक्टर की बात कर रहे हो. कंडक्टर किससे बनता है? मेटल एटम से. मेटल एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक या दो या तीन, 1 और 2 और 3, बराबर. और अगर एक एक एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन को भी फ्री कर दिया, एक एक एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन को भी फ्री कर दिया, तो ये जो एटम्स थे वो क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव आयॉन्स. क्योंकि इन जनरल जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. तो एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अब अगर एटम से एक इलेक्ट्रॉन गया तो ज़्यादा चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव. इसलिए क्या बन गया? पॉजिटिव आयॉन्स. एंड इफ यू रिमेंबर, ये पॉजिटिव आयॉन्स आर हेवी क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस है. तो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस. दीज आर हेवी, so they cannot go from one point to another, but they can vibrate at their own position. इसलिए इनको बोलते हैं immobile charges. Immobile, they cannot move. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री टू मूव, वो मटेरियल में कहीं पे भी मूव हो सकते हैं, तो इन चार्जेस को तुम क्या बोलते हो? मोबाइल चार्जेस. क्या बोलते हो? मोबाइल चार्जेस. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे परफॉर्म रैंडम मोशन. अभी तक मैंने बैटरी या सेल कुछ कनेक्ट नहीं किया, मतलब यहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. तो दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद वेरी हाई स्पीड. और मैंने आपको बताया था कि इसका स्पीड का वैल्यू कितना होता है? 10⁴ to 10⁶ रैंडम स्पीड का वैल्यू. अब जब आप इसको एक बैटरी कनेक्ट करते हो, एक सेल कनेक्ट करते हो, तो रिमेंबर व्हेन यू कनेक्ट अ सेल और अ बैटरी, वैसे बाय द वे ये जो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन है ना, उसका एक अजम्पशन भी है. अजम्पशन ये है कि जब ये रैंडम मोशन परफॉर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो कोलिजन विद आयॉन्स, बट दे डू नॉट अंडरगो कोलिजन विद ईच अदर. मतलब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं होता है. कोलिजन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का आयॉन के साथ. सो व्हाइल परफॉर्मिंग रैंडम मोशन, दिस इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो कोलिजन विद आयॉन्स, पॉजिटिव आयॉन्स. और पॉजिटिव आयॉन्स को बहुत सारे बुक्स में कोर बोला है. कोर, CORE, कोर, पॉजिटिव कोर. कोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस है, और जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स थे जो फ्री नहीं हुए, तो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस को मिला के क्या बोलते हैं? कोर. तो दिस इज अ पॉजिटिव कोर. तो व्हाइल परफॉर्मिंग रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद पॉजिटिव कोर्स, बट दे डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर. तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं होगा, ऐसा तुमको समझ के चलना है.
अब जब आपने यहाँ पे एक सेल या एक बैटरी लगा दिया, तो व्हेन यू कनेक्ट अ सेल और अ बैटरी, तो रैंडम मोशन के साथ साथ अब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट मोशन भी होगा। क्यों? क्योंकि जैसे तुमने बैटरी कनेक्ट किया, इस कंडक्टर के अंदर एक एक्सटर्नल फील्ड जनरेट हो गया, लेट अस से ई बार। गुड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू द राइट हियर, पॉजिटिव से नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन्स है दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव। रैंडम मोशन करते 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 स्लोली स्लोली वो कहाँ आ रहे हैं? टूवर्ड्स द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। मतलब वो कहाँ मूव हो रहे हैं? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस मोशन को हमने क्या नाम दिया था? ड्रिफ्ट मोशन। और जब तुमने बैटरी लगाया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है उसको क्या बोला था हमने? ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसकी वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? श्योर श्योर। अब इसके आगे हमको इक्वेशन डिराइव करने हैं, तो पहले ये पूरा स्टोरी पता होना चाहिए। तो ये स्टोरी पता है, अलग अलग कैरेक्टर्स पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया वो पता है, कौन ड्रिफ्ट हो रहा है वो पता है, तो आगे समझेगा। तो अब एक काम करते हैं, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, उसका मास m है। इट इज मूविंग इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज मूविंग इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ड्रिफ्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट अस consider an electron of mass m moving in presence of electric field, in presence of electric field E। गुड। तो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होना मतलब तुमने बैटरी या सेल कनेक्ट करके रखा है, क्योंकि बैटरी या सेल के बिना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं। मैंने अगर बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, वो मूव हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मूव हो रहा है, तो मतलब क्या कनेक्ट करके रखा है हमने? बैटरी। तो बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे। मतलब मोशन कौन सा मोशन है? ड्रिफ्ट मोशन है। और स्पीड कौन सा है? ड्रिफ्ट स्पीड है। तो ये बेसिक्स पहले क्लियर होने चाहिए। देन डू यू रिमेंबर, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल Q इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वेशन डिराइव किया था। तो बताओ, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E? फोर्स ऑन अ चार्ज in an electric field E. Force on a charge in an electric field E. Force on a charge in an electric field E. Torque acting on dipole in an electric field E. याद है क्या? टॉर्क में कितने चार्जेस होते हैं? 2 बराबर, प्लस Q। और उसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उन चार्जेस पे क्या लगता है? फोर्स। इक्वल बट अपोजिट, तो क्या बन जाता है? टॉर्क। हाँ, तो वो फोर्स की वैल्यू क्या थी? भूल गए सब कुछ। वी नो दैट। और आई एम सरप्राइज्ड क्योंकि आपने एग्जाम टेस्ट दिया है इसका और आपको याद नहीं। F इक्वल टू क्यू ई। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज F इक्वल टू क्यू ई। कब से तो बोल रहा हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, F इक्वल टू क्यू ई। तो F इक्वल टू क्यू ई। ये Q है, ये Q है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ड्रिफ्ट तो इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यू शुड नो कि जो चार्ज है ये E है, और जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। देयरफॉर F की जगह पे लिखूंगा मैं ma, Q की जगह पे लिखूंगा मैं स्मॉल e, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपिटल E। तो एक्सेलरेशन A ये आ गया E कैपिटल E बाय m, इक्वेशन नंबर 1। गुड। इज दैट अ क्लियर? पक्का पक्का? श्योर 100%? गुड। देन अब क्योंकि यहाँ पे रिमेंबर, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है ये ड्रिफ्ट होते होते कोलिजन करता है कि नहीं? हाँ कि ना? तो इट कोलाइड्स
ऑल्सो ड्रिफ्टिंग के साथ साथ इट इज अंडरगोइंग कोलिजन विद पॉजिटिव आयोन्स, क्योंकि मैंने पहले बता दिया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हम लोग कंसिडर करने वाले हैं क्या, नहीं। तो इमेजिन टाउ, टाउ इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। अभी एवरेज टाइम की बात क्यों हो रही है, मे बी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले तो हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, बहुत सारों को भूल जाओ, पहले एक पे फोकस करो। तो इलेक्ट्रॉन का पहला कोलिजन हुआ, फिर दूसरा कोलिजन हुआ, फिर तीसरा कोलिजन हुआ, फिर चौथा कोलिजन हुआ, फिर पांचवा कोलिजन हुआ, बहुत सारे कोलिजन होते जा रहे हैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के। तो हर बार दो कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल रहेगा वो सेम नहीं होगा, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एवरेज टाइम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एवरेज टाइम। तो लेट टाउ बी द एवरेज टाइम between two successive collisions of electron with ions. Also we know that do you know what is the definition of acceleration? What is acceleration? What is speed? Distance upon time. What is acceleration? Velocity upon time. यहाँ पे velocity कौन सा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, और टाइम क्या है, टाउ, एवरेज टाइम है। यस और नो? इक्वेशन नंबर 2, वेयर vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके गुड। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 देख के तुमको क्या लगता है, लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, since left hand sides are same, right hand side will also be same, so vd upon tau equals to e by m। पक्का पक्का? तो ड्रिफ्ट स्पीड vd equals to e m tau by m। Equation 3, but do you remember vd was j by ne? याद है क्या, j क्या था, हाँ क्या था, करंट डेंसिटी। क्या था वो, करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो e by m equals to j by ne। गुड, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ऑल गुड। ओके देन, हाँ और टाउ रह गया सिर्फ, कोई बात नहीं, टाउ पेंडिंग था, वो आ गया वापस। ओके देयरफॉर यहां से E इक्वल टू इसको यहां ले जाते हैं m, यहां ले गए m, j को साइड में रखो m, E और ये टाउ इधर आएगा तो ne स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक E था और एक E आ गया और टाउ आ गया ऐसा, पक्का? गुड, श्योर 100%। देखो ऐसा इक्वेशन है, चेक कर लो एक बार। नहीं, यू नीड टू वेरीफाई इक्वेशन नहीं मिलेगा आपको, आपका ध्यान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है। मिल गया, वेरी गुड। तो चेक करो ऐसा है क्या, पक्का? m j अपॉन n e स्क्वायर टाउ। तो ये जो इतना फैक्टर है ना m, उसमें m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, कांस्टेंट। n इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। कॉपर के लिए अलग, बाकी आयन के लिए अलग, तो वो भी कांस्टेंट होगा फॉर अ गिवन मटेरियल। ई भी कांस्टेंट है और एवरेज टाइम भी लगभग कांस्टेंट है। तो ये जो पूरा कांस्टेंट है इसको बोलते हो रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो ये हो गया रो जे। रो इज बेसिकली m अपॉन n e स्क्वायर टाउ विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, J। पक्का? गुड। बट डू यू ऑल्सो रिमेंबर
डू यू रिमेम्बर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक क्वेश्चन लिया था जहां तुमको मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, वेयर डी इज अ डिस्टेंस, मतलब डी इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो एक काम करो, ये हटाओ, ये भी हटाओ, सिर्फ E इज प्रोपोर्शनल टू V बोल दो। सिक्स, डू रिमेम्बर J इज करंट अपॉन एरिया। हाँ, एरिया तो कांस्टेंट है ना, कंडक्टर बना लिया तो बना लिया, कंडक्टर का एरिया जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब तुमको दिख रहा है कि J इज प्रोपोर्शनल टू I। इक्वेशन नंबर 7, E proportional to J but E proportional to V, तो E की जगह पे क्या लिखूंगा, V। E proportional to J लेकिन J proportional to I, तो J की जगह पे क्या लिखूंगा, I, तो V proportional to क्या हो गया, I, hence Ohm's law is proved। आपके टेक्स्ट बुक में ना इसके आगे ये 3-4 स्टेप नहीं लिखे हैं, यहां तक दिया है, इसके आगे नहीं दिया है। तो वो खुद को सोचना पड़ता है कि कहाँ से आया। मैं दूंगा टाइम लिखने के लिए, पहले यहाँ ध्यान दो, पहले रिपीट करेंगे इसको अच्छे से, तो ध्यान देना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान होगा तो सब सिंपल है, नहीं तो फिर सिंपल सिंपल चीजें भी बाउंसर। अनलेस एंड अंटिल यू पे अटेंशन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट इज गोइंग अराउंड हियर। कुछ नहीं है, कंडक्टर है, कंडक्टर है तो वो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है तो उसमें डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, और क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर इज मेड अप ऑफ मेटल एटम्स, मेटल एटम का वैलेंसी 1 या 2 या 3 होता है, मतलब लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। जब तक हमने बैटरी नहीं लगाई तब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली व्हिच इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद वेरी हाई स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁴ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड। देन व्हेन यू अप्लाई अ बैटरी, वो बैटरी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है एंड द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, opposite to direction of electric field. This motion is called as drift motion and the speed with which electrons are drifting is known as drift speed। इतना पता होगा तो अब आगे समझेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड सिंस अ चार्ज पार्टिकल व्हेन केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड exerts force on that charge particle which is given by F equal to QE। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल था और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगा रहा है, F equal to QE। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, या कोई और चार्ज पार्टिकल हो, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, F equal to QE। F is ma and charge in this case is electron, तो ma equal to EE, तो A equal to E capital E by m, this is the acceleration of electron inside the conductor। गुड। अब क्योंकि जब तुमने बैटरी लगाई तो मोशन जो है वो रैंडम के साथ साथ ड्रिफ्ट भी है, तो रैंडम मोशन की वजह से कोलिजन्स तो होंगे, किसके, इलेक्ट्रॉन के, किसके साथ, आयंस के साथ। तो किसी भी दो कोलिजन में जो एवरेज टाइम है उसको हम लोग बोलते हैं टाउ, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। पक्का? तो बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी कौन सा, vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपॉन टाइम कौन सा, एवरेज टाइम, दैट इज टाउ। तो ए का इक्वेशन पहले से एक था, अब दूसरा भी बन गया, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो तुमने इक्वेट कर दिया। फिर यहां से तुमको vd मिल गया E कैपिटल E बाय m इंटू टाउ। लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिराइव करके रखा था, विच इज J अपॉन NE वेयर J इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया। ओके, तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, व्हेन यू इक्वेट दिस टू यू गेट E कैपिटल E टाउ बाय m J बाय NE। तो यहां से E का इक्वेशन बन जाएगा m अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू J। ये m अपॉन NE स्क्वायर टाउ को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो E प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, J, लेकिन हमको ऑलरेडी पता है कि E इज प्रोपोर्शनल टू V एंड J इज प्रोपोर्शनल टू I, तो मतलब E की जगह पे V, J की जगह पे I, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। यही तो था ना ओम्स लॉ, हो गया, डन। So we'll go ahead with next topic, which is very interesting topic known as resistors।
आई नो वहाँ पे एक और टॉपिक है, वो मैं बाद में लूंगा, वो मैं लास्ट में ही लेता हूँ। इसलिए अभी अगला टॉपिक हमारा है रजिस्टर। कौन सा टॉपिक है? रजिस्टर। अब रजिस्टर्स क्या है उससे पहले रेजिस्टेंस क्या है ये पता होना चाहिए। व्हाट इज रेजिस्टेंस? द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। याद रखना, द अपोजिशन offered by a material the opposition offered by a material to the flow of electric current is known as resistance, is known as resistance. रेजिस्टेंस ये प्रॉपर्टी है, और जो डिवाइस रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है उसको बोलते हो रजिस्टर। और डिवाइस विच प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस इज नोन एज अ रजिस्टर। रजिस्टर एक डिवाइस होता है, रेजिस्टेंस उसका प्रॉपर्टी होता है। रजिस्टर एक डिवाइस होता है, रेजिस्टेंस उसका प्रॉपर्टी होता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ electric current. The property of opposition offered by a material to the flow of electric current is known as resistance. A device which provides resistance is known as a resistor. Okay. तो नॉर्मली जो कमर्शियली अवेलेबल रजिस्टर है वो है दो टाइप के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमर्शियली अवेलेबल रजिस्टर। उसमें से एक होता है कार्बन रजिस्टर और दूसरा होता है वायर बाउंड रजिस्टर। तो मार्केट में जो दो टाइप के रजिस्टर अवेलेबल है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर अवेलेबल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमर्शियली अवेलेबल रजिस्टर्स। बड़ बंद कर दो, चाइनीज हो तो अपने अपने कंट्री वापस चले जाओ। नहीं समझ में आया आपको ना, मैं कब से तो बोल रहा हूँ कि चुप बैठो। कुछ लोगों का तो लाइफ का पर्पज ही है हर जगह पे जाके बड़बड़ करना और फिर घर पे जाके खा पी के सो जाना, और नहीं उससे पहले इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे वापस चैट करना। मतलब लाइफ का एकदम डिफाइंड पर्पज है। तो आई रियली सैल्यूट यू फॉर योर डेडिकेशन एंड नोइंग योर गोल्स ऑफ लाइफ। बट मेरे लाइफ को मेरा करियर मत खराब कर दो तुम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमर्शियली अवेलेबल रजिस्टर्स। एक होता है कार्बन रजिस्टर, दूसरा होता है वायर बाउंड रजिस्टर। पुराने सिलेबस में ना, ओल्ड सिलेबस में आपको इन दोनों का डिटेल वर्किंग था, पर अभी वो नहीं है। अभी सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कमर्शियली अवेलेबल देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर, वन इज कार्बन रजिस्टर, द अदर इज वायर बाउंड रजिस्टर। अब दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जो पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू विल बी डूइंग इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग में कंपलसरी सब्जेक्ट है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी, इलेक्ट्रिकल बीईई बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी। तो जब आप सर्किट डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पर रजिस्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं, कैपेसिटर यूज़ करने पड़ते हैं। तो पता तो होना चाहिए कि कौन से जगह पे कौन सा रजिस्टर लगाना है। तो सबसे पहले ये जो कार्बन रजिस्टर होते हैं ना, दीज आर फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर्स। फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर्स मतलब इनका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। एक बार बन गया तो बन गया, 100 ओहम तो 100 ओहम। हाँ थोड़ा मार्जिन होता है वो देखेंगे, लेकिन 100 ओहम है तो उसको तुम 1000 ओहम नहीं बना सकते आप। उसके बाद ये जो होता है वायर बाउंड, ये वेरिएबल रजिस्टर होता है। इट इज अ वेरिएबल रजिस्टर, मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो रिमेंबर, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, and the device which offers resistance is called as resistor. And there are two types of commercially available resistor. One is carbon resistor, the other is wire wound resistor. And the carbon resistor is nothing but a fixed value resistor, and a wire wound resistor is nothing but a variable resistor. And these are basically compact and light in weight. These are basically
दे आर नॉट कॉम्पैक्ट ऑफ कोर्स, एंड दे आर हैवी। और नाम में ये वायर वाउंड, तो इस पे एक कॉइल होता है जिसके ऊपर तुम वायर का वाउंडिंग करते हो, उसके ऊपर एक स्लाइडर होता है, तुम स्लाइडर को मूव करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। दे आर हैवी एंड नॉट पोर्टेबल, बड़े होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत भी है। दीज आर चीप, दीज आर लिटिल एक्सपेंसिव। मोस्टली वायर वाउंड रजिस्टर्स जो होते हैं ना, जैसे उसमें से एक रियोस्टैट है, इफ यू गो टू कॉलेज, अगर जाते हो तो फिजिक्स के लैब में गए होंगे तो उधर तुमको ऐसा एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल रॉड दिखा होगा, उसके ऊपर एक स्लाइडर होगा जिससे रजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, उसको बोलते हो रियोस्टैट। तो वायर बाउंड रजिस्टर इज वन ऑफ देम इज रियोस्टैट, और भी एक दूसरा है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। हमारा फोकस कार्बन रजिस्टर पे है क्योंकि कार्बन रजिस्टर फिक्स वैल्यू रजिस्टर है। तो अब ये जो कार्बन रजिस्टर है यूज कहाँ पे होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट सुना होगा तुमने, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तुम यूज करते हो, कंप्यूटर होगा या लैपटॉप्स होंगे या फिर इवन एसीज होंगे या फिर ये टीवी है, इसके अंदर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। उसके ऊपर छोटे 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 कंपोनेंट लगे होते हैं। ओवरऑल तुम पूरे सर्किट को बोलते हो इंटीग्रेटेड सर्किट। तो वहां पे छोटे 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 कंपोनेंट्स होते हैं, ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं कार्बन रजिस्टर, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट। हाँ, और एक चीज बतानी रह गई जो बताता हूँ, हाई वैल्यू, मतलब ये हाई वैल्यू रजिस्टर है, लार्ज वैल्यू है इसका। लार्ज वैल्यू मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10,000 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो कार्बन रजिस्टर, मुझे 1,00,000 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो कार्बन रजिस्टर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट कार्बन रजिस्टर्स के जो प्रॉपर्टीज है वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, दे आर फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर्स, दे आर कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट, दे आर चीप एंड दे हैव लार्ज वैल्यूज। पक्का पक्का। अब इशू ये है, चलो इशू क्या है बताता हूँ, उससे पहले अपने यहाँ पे वो जतरा लगती है, गए हो कभी? सब गए होंगे। उधर ना एक वो कीचेन बनाने वाला होता है जो चावल के दाने पे, राइस के ग्रेन पे आपका नाम लिख के देता है, सब पता है ना? बनवाया होगा कभी लाइफ में। फिर वो इतना छोटा होता है कि तुमको दिखता नहीं है। फिर वो पानी उस किचन में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का मटेरियल लेगा, उसमें पानी भरेगा, फिर उसके अंदर वो चावल का ग्रेन डालेगा, फिर देखेगा हाँ हाँ देखो मेरा नाम है। देखा है वैसा किचन, देखा है? अब सेम प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है कि ये जो कार्बन रजिस्टर है दे आर सो स्मॉल कि उस पे उस रजिस्टेंस की वैल्यू लिखना पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेरे पास छोटा सा डिवाइस, छोटा सा कंपोनेंट है, 1,00,000 ओहम का रजिस्टेंस है उसमें, तो मैं 1,00,000 ओहम इतने छोटे से डिवाइस पे नहीं लिख सकता हूँ। लिख भी लिया तो सामने वाले को पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी ना, उसको समझेगा कैसे क्या लिखा हुआ है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग जो रजिस्टेंस की वैल्यू है वो लिखते नहीं है, हम लोग एक कोडिंग स्कीम के थ्रू डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू रजिस्टेंस। मतलब हम लोग कलर कोड करते हैं और उस कलर कोड से तुमको फाइंड करना होता है कितना रजिस्टेंस है इसका। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन डिजिट्स 1,00,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 जो भी होगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन द डिजिट्स हम उस पर कलर कोडिंग कर देते हैं, कलर कोडिंग। फिर कलर कोड से तुमको समझना है कि रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। सीक्रेट कोड है वो। तो सीक्रेट कोड को अनकोड करेंगे तो हम देखेंगे कलर कोडिंग स्कीम ऑफ रजिस्टर। कलर कोडिंग स्कीम, ये नहीं का कभी ऐसा कुछ कोड्स नहीं बनाया कभी लाइफ में? वही तो दिक्कत है। फिर क्या किया पूरे स्कूल टाइम में? मोबाइल में गेम खेलते बैठे बस। हमारे तो when we used to be in school we used to have so many codes। जैसे अभी मैं बताऊंगा नहीं, वो भी मेरे ऊपर ही ट्राई करोगे तो आई विल नॉट टेल यू। तो अगर कोई लेक्चर में बोर होता है तो फिर क्या करना, फिर बोर होता है तो एक स्टूडेंट करेगा ऐसा, फिर उसका दोस्त दूसरे कॉर्नर में बैठा है तो वो करेगा, मतलब मुझे भी बोर हो रहा है ऐसा। तो वैसे कोड्स होते हैं ना, उसको डिकोड करना पड़ता है। और जिसको समझ में आ रहा होगा फिर वैसा चुटकी बचाएगा, अरे मेरे को समझ में आ रहा है। दिस वॉज आवर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग दैट टाइम। टीचर्स यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। हमको तो ऐसी खतरनाक मार पड़ती थी, हिम्मत नहीं थी हमारी क्लास में बात करने की। तुम लोग तो बड़े जेन जी हो ना, कूल हो तुम, जनरेशन जी।
नेक्स्ट जनरेशन। तो एनीवेज, अब एज आई टेलिंग यू, क्योंकि इस कार्बन रजिस्टर का साइज बहुत छोटा है, वेरी कॉम्पैक्ट, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग एक कोडिंग स्कीम डेवलप करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग कोडिंग स्कीम है जिससे हम लोग वैल्यू समझेंगे किसकी, रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले लेट मी जस्ट ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल शेप हियर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का शेप मोर और लेस ऐसा ही होता है, सिलेंड्रिकल शेप ही होता है मोर और लेस। ये एक टर्मिनल हो गया, ये एक टर्मिनल हो गया, क्योंकि तुम रेजिस्टेंस कहीं भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करोगे तो दो टर्मिनल लगने वाले हैं तुमको। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर 4 कलर के बैंड्स होते हैं, 4 बैंड्स होते हैं कलर के। दिस इज द फर्स्ट बैंड, हियर यू हैव सेकेंड बैंड। तो ये जो पहले दो बैंड्स है, ये 2 डिजिट्स है। बता दो डिजिट मतलब क्या, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट डिजिट एंड सेकेंड डिजिट, राइट। उसके बाद जो तीसरा जो बैंड है, तीसरा, दैट इज फॉर टॉलरेंस, और चौथा बैंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 3 या 4 बैंड होते हैं। अगर चौथा बैंड नहीं है, चौथा बैंड है, दोनों का मतलब बताता हूं मैं। ये जो चौथा बैंड है, दिस इज बेसिकली, सॉरी, फोर्थ बैंड इज टॉलरेंस, द थर्ड वन इज मल्टीप्लायर, एंड द फोर्थ बैंड इज टॉलरेंस। तो ये जो कार्बन रजिस्टर होते हैं, इस पे हम लोग कलर कोडिंग करते हैं। तो ये 4 बैंड्स है, मे बी ऑफ द सेम कलर, मे बी ऑफ द डिफरेंट कलर, मे बी 2 सेम कलर के हैं, 2 डिफरेंट कलर के हैं, वो देखेंगे बाद में। तो 4 बैंड्स है, उसमें से पहले 2 जो बैंड है, दे टेल यू द फर्स्ट 2 डिजिट्स। क्या बताते हैं वो? फर्स्ट 2 डिजिट्स, फर्स्ट डिजिट एंड सेकेंड डिजिट। द थर्ड बैंड टेल्स यू द मल्टीप्लायर एंड द फोर्थ बैंड इज टॉलरेंस। अभी टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक रजिस्टर बनाया 100 ओम का, मुझे किसी सर्किट में अगर 99 ओम चाहिए होगा, लेकिन मेरे पास 100 ओम का रजिस्टर है, अगर उसका टॉलरेंस 2% है, 2%, टॉलरेंस 2% मतलब क्या? उसकी वैल्यू कितनी दी? 100। तो 2% मार्जिन मतलब 98 से लेके 102 तक 2%, 100 का 2% कितना होता है? 2। तो वो जो रजिस्टर है वो हर उस जगह पे यूज हो सकता है जहां पे तुमको 98 ओहम से 102 ओहम तक का रेजिस्टेंस चाहिए। 100 मतलब फिक्स 100 वैल्यू का है ऐसा नहीं होता, उसका टॉलरेंस होता है। तो यू कैन यूज दैट रजिस्टर इफ यू हैव अ रजिस्टर ऑफ 100 ओहम विद टॉलरेंस ऑफ 2%। तो वो रजिस्टर तुम 98 से 102 ओहम जहां पे रिक्वायर्ड है हर जगह पे यूज कर सकते हो। तो टॉलरेंस मतलब मार्जिन। हम भी मार्जिन छोड़ के चलते हैं ना, बुक पे लिखते वक्त भी मार्जिन छोड़ते हो तुम, लेफ्ट में मार्जिन, राइट में मार्जिन, टॉप पे मार्जिन, बॉटम पे मार्जिन। वैसे ही रजिस्टर की जो वैल्यू होती है, इवन दो दे आर फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर, लेकिन दे हैव सम मार्जिन्स। तो मार्जिन्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे? टॉलरेंस। पक्का? तो कलर कोडिंग स्कीम में कितने बैंड्स होते हैं? 3 या 4। उस 3 या 4 में से पहले 2 बैंड्स आपको क्या बताते हैं? डिजिट्स। उसके बाद तीसरा बैंड क्या बताता है? मल्टीप्लायर। और चौथा क्या बताता है? टॉलरेंस। तो अभी समझ लेंगे कि एग्जैक्टली हाउ टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस इन दिस स्कीम। तो रिमेंबर, पहले मैं लिख दूंगा कलर, फिर मैं लिख दूंगा फर्स्ट डिजिट की वैल्यू, फिर मैं लिख दूंगा सेकेंड डिजिट की वैल्यू, देन वी विल राइट डाउन मल्टीप्लायर, एंड देन लास्टली वी विल राइट डाउन टॉलरेंस। ओके, गुड। ऐसा है। तो कलर पहले यहां लिख देंगे कलर। अब ये कलर का सीक्वेंस तुम चेंज नहीं कर सकते, इट हैज टू बी वेरी पर्टिकुलर सीक्वेंस। मैं बताता हूं याद कैसे रखते हैं। जगह कम पड़ गई हमको। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, जस्ट अ मिनट। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन। ओके, ओके। अभी देखो, पहला जो यहाँ पे बी लिखा है, दिस स्टैंड्स फॉर ब्लैक, दूसरा स्टैंड्स फॉर
brown, then stands for red, then stands for orange, then stands for yellow, then stands for green, then stands for blue, and you have violet, and you have gray, and you have white, and you have gold, and then you have silver, and there is no color. बराबर, गुड. तो याद रखना ये सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए. अब ये सीक्वेंस को याद कैसे रखते हैं? चलो वो तो मैं आखिरी में बताऊंगा. अभी मैं पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ. दिस इज द फर्स्ट डिजिट, दिस इज द सेकेंड डिजिट. उसके बाद क्या था? मल्टीप्लायर. क्या था? मल्टीप्लायर. उसके बाद क्या था? टॉलरेंस. अभी ये चीजें भूलना नहीं. यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट दिस. ये स्टार्ट होता है जीरो से. कहां से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. डबल डिजिट में जाता नहीं है तो उसके बाद लिखना मत कुछ भी ऐसा. 10 11 12 कंटिन्यू करते रहोगे नहीं तो डू नॉट राइट डाउन 2 डिजिट नंबर हियर, क्योंकि ये सिंगल डिजिट की बात हो रही है तो 2 डिजिट तो आएगा नहीं. देन उसके बाद व्हाट यू हैव इज वो टॉलरेंस है. स्पेलिंग समझ लेना उसका. टॉलरेंस. सेकेंड डिजिट के लिए भी ये सारे नंबर्स सेम आएंगे 0 से लेके 9 तक. उसके बाद जो मल्टीप्लायर होता है ना, मल्टीप्लायर इज है क्या जानते? ठीक है सब. हाँ, तो इधर 10 लिखना. 10. इस पूरे कॉलम में क्या लिखना? 10. क्या लिखेंगे? 10 10 10 10 10 10 और 10. पक्का पक्का क्या? यस. डिजिट क्या था यहाँ पे? 0. तो 10 रेज टू 0, 10 रेज टू 1, 10 रेज टू 2, 10 रेज टू 3, 10 रेज टू 4, 10 रेज टू 5 एंड 10 रेज टू 6. सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? 10 रेज टू 8, 10 रेज टू 9. बस बराबर है. आगे है क्या इसके लिए कुछ? हाँ, कितना है? 10 रेज टू -1. उसके बाद 10 रेज टू -2. उसके बाद 10 रेज टू माइनस नहीं है. वेरी गुड. चलो अच्छी बात है. अब जब टॉलरेंस होता है ना तो पहले के कुछ नहीं लिखते, इसका 1% लिखते हैं. क्या ऐसा? इधर 2% है क्या? हाँ. फिर आते हैं गोल्ड पे. गोल्ड कितना पता है? 5. सिल्वर में पता है कितना है? 10%. और नो कलर के लिए पता है कितना है? 20%. तो याद रखो ये सिल्वर के लिए 10% और ये 20%. पक्का? गुड. तो कलर कोडिंग स्कीम के लिए टेबल तुमको याद होना चाहिए. टेबल याद कैसे रखते हो वो समझ लो. देखो जो डिजिट्स है वो तो 0 से 9 तक जाना है तुमको. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मल्टीप्लायर जो भी डिजिट लिखा है 10 का पावर, मतलब वो डिजिट पावर में लिख दो. 10 रेज टू 0, 10 रेज टू 1, 10 रेज टू 2, 10 रेज टू 3, 10 रेज टू 4, 10 रेज टू 5 अप टू 10 रेज टू 9. टॉलरेंस में ब्लैक कलर का 0 टॉलरेंस है. और फिर उसके बाद ब्राउन का 1%, उसके बाद रेड का 2%, उसके बाद गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10% और नो कलर का 20%. राइट. अब प्रॉब्लम होता है ये याद रखने में. सीक्वेंस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मैं आपको सीक्वेंस समझा देता हूँ कैसे याद रखना. अभी देखो कैसे याद रखते हैं. बी मतलब ब्लैक, हाँ कि ना? हाँ. ये बी मतलब ब्राउन, यस और नो? ये मतलब रेड, ये मतलब येलो, ये मतलब ग्रीन, ये मतलब ब्लू, ये मतलब और ये ग्रे और वो और फिर गोल्ड, सिल्वर, नो कलर. सही है? पक्का पक्का. अब याद कैसे रखते हैं? बी रॉय. तो बी रॉय नाम का एक इंसान है. बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. पता है ना ग्रेट ब्रिटेन? इंग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. तो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज का एच भूल जाओ.
very good wife. Baby Roy of Great Britain has very good wife, and that good wife keeps on asking for gold, and that Baby Roy gives nothing to her. Baby Roy of Great Britain has very good wife. She keeps on asking for gold, silver, but gets nothing. तो ये सीक्वेंस ऐसे याद रखना. बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय, BBROY, ऑफ का ओ भूल जाओ, ग्रेट ब्रिटेन GB, हैज का एच भूल जाओ, वेरी गुड वाइफ VGW, कीप्स ऑन आस्किंग फॉर गोल्ड, सिल्वर, बट गेट्स नथिंग. तो ऐसा याद रखना सीक्वेंस. याद रहेगा आप? तो बताओ व्हाट इज द सीक्वेंस. बी ब्लैक, BB रॉय. तो पहले BB रॉय का बता दो. ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो. पहला रो कंप्लीट. बेबी रॉय ऑफ का वो छोड़ दो. ग्रेट ब्रिटेन V वेरी गुड वाइफ, हैज का एच भूल जाओ ना. तो बेबी रॉय हो गया. ग्रेट ब्रिटेन का G स्टैंड्स फॉर ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर. याद रहेगा पक्का. जस्ट एन एग्जाम्पल तो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. एक एग्जाम्पल लेंगे, देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे. तो थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दो, गड़बड़ करोगे तो फिर आई विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स. इमेजिन ये पहला बैंड जो है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूं. तो आई वॉन्ट यू टू टेल मी, पहले मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, देन आई वॉन्ट टू टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो ऐसा है, इमेजिन ये रेड कलर है इधर. Okay, then imagine you have a blue color over here. Second band is blue color. The third band is let us say green color, and the fourth again is let us say red color. Right? पहले दो बैंड्स क्या देते हैं आपको? डिजिट्स. पहला कलर कौन सा है? रेड. रेड के लिए डिजिट क्या था? 2. तो 2. तो ये पहला बैंड मतलब 2. दूसरा बैंड का कलर कौन सा है? ब्लू. ब्लू के लिए क्या था? 6. तो 2 6. उसके बाद क्या रहता है तुम्हारा? मल्टीप्लायर मतलब इनटू. नाम में है ना मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लाई करोगे ना इनटू 10⁻². तीसरा कलर कौन सा है? ग्रीन का मल्टीप्लायर कितना था? 10⁵. 10⁵. ये हो गया वैल्यू. क्या हो गया ये? वैल्यू ओम में. किसमें? प्लस माइनस. लास्ट बैंड क्या होता है? टॉलरेंस. रेड का टॉलरेंस कितना है? 2%. तो प्लस माइनस कितना? 2%. हो गया, मिल गया वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 26 × 10⁵ ओम प्लस माइनस. अभी मैं एक छोटा सा चेंज करता हूं. यू जस्ट हैव टू टेल मी दिस लास्ट थिंग एंड देन वी कैन स्टॉप. बड़बड़ बंद, बिल्कुल बंद. कोई बड़बड़ गड़बड़ बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को. बताओ व्हाट इज द फर्स्ट डिजिट हियर? 2, क्योंकि रेड है तो 2. व्हाट इज सेकंड डिजिट हियर? ग्रीन इज 5, राइट? इनटू ब्लू इज 10⁶ ओहम. सही है कि नहीं? चौथा बैंड है क्या? मतलब नो कलर के लिए कितना टॉलरेंस था? 20%. हो गया वैल्यू, मिल गया. ओके, सो विल कंटिन्यू मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर.